हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लास। टैक्स की क्लास के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें हम बात करेंगे कि एक पर्सन जो अदर सोर्सेस से इनकम जनरेट कर रहा है उस पर टैक्स कैसे लगेगा, उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर में हम मोटा मोटा क्या बात पढ़ेंगे, क्रक्स क्या है चैप्टर के अंदर। हम बात करेंगे कि किस तरह से जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं उन पे जो टैक्स लगेगा उसका चार्ज क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से टैक्स लगता है। कैजुअल इनकम क्या होता है, कैजुअल इनकम की बात करेंगे। इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, इनकम टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, या फिर डिडक्शन allowable in the computing income from other sources, अमाउंट नॉन डिडक्टिबल। भाई जो डिडक्शन है, डिडक्शन किस केस में नहीं होगी, डीम्ड इनकम क्या होती है, इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC, इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। और इसमें हम इस तरह से इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन हमें कौन कौन से पढ़ने हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में। जो सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 59 तक बात करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 56 जो बात करता है हाउ द टैक्स कंप्यूटेड ऑन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेसिक ऑफ चार्ज क्या होगा, बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है किसी भी। अगर मैं टैक्सेशन में बात करूं तो बेसिस ऑफ चार्ज जो होता है वो सारा इंपॉर्टेंट जो होता है सेक्शन रहता है, बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 56 में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 52 के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 52 इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। सेक्शन 52 में बात करेंगे इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। सेक्शन 57 के अंदर हम बात करेंगे जो डिडक्शन, क्या क्या डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अलाउड। सेक्शन 58 में हम बात करेंगे डिडक्शन नॉट अलाउड, एंड सेक्शन 59 में बात करेंगे डीम्ड इनकम। सेक्शन 59 में बात करेंगे डीम्ड इनकम। तो ये बेसिक चैप्टर जो है इसके बारे में हम बेसिक बातें इसमें डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो पहले सेक्शन 56 की बात करते हैं, बेसिस ऑफ चार्ज। अब चार्ज का मीनिंग क्या है यहाँ पर भाई, सेक्शन 56 क्या कहता है भाई, इसमें कौन सी इनकम कवर होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कौन सी इनकम कवर होती है भाई, जो इनकम ना तो सैलरी में फॉल करती, ना ही कैपिटल गेन के अंदर फॉल करती, ना ही हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करती, और ना ही पीजीबीपी के अंदर फॉल करती। तो वो कहां पे कंसीडर की जाती है, उनको अलग से, जो इन चार हेड के अंदर फॉल नहीं करती इनकम, जो इन चार हेड के अंदर कवर नहीं होती इनकम, उसको कंसीडर किया जाता है फिफ्थ हेड के अंदर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये तो बात हो गई बेसिकली। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर सेक्शन 50C के 56 के अंदर कोई भी इनकम जो है उस पर टैक्स लगेगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम कौन सी इनकम को अदर सोर्सेज के अंदर कंसीडर करेंगे? एनी इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब कंडीशन क्या है सेक्शन 56 के अंदर, वो बात करते हैं। पहले तो यहां पे होना चाहिए देयर इज एन इनकम, देयर इज एन इनकम। यहां पे क्या होना चाहिए? इनकम होनी चाहिए। और इनकम जो है, इनकम इज नॉट एग्जम्प्ट, इनकम जो है एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए अंडर एनी प्रोविजन ऑफ, अंडर एनी प्रोविजन ऑफ, एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के किसी भी प्रोविजन के अंदर इनकम जो इनकम है एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर फोर हेड ऑफ द इनकम। और जो ये इनकम होगी, सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द फर्स्ट फोर हेड। अब फोर हेड कौन से हैं? सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। अंडर द फोर हेड ऑफ द इनकम, ऑफ द इनकम। क्लियर है? ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर किसी भी इनकम को टैक्सेबल होना है अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सी इनकम है जो चार्जेबल है अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेज, अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेज के अंदर, जिसके हम ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी इनकम कवर होती है? सबसे पहले आती है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये कह रहा है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 115BBDA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इफ इंडिविजुअल HUF फॉर्म रिसीव डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर वो 10 लाख से ज्यादा है, द एक्सेस इज टैक्सेबल एट 10%। भाई ये कह रहा है दो तरह से डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी होती है। डिविडेंड किस केस में? डिविडेंड जो है, डिविडेंड इंडियन कंपनी से अगर रिसीव हुआ है, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम द इंडियन कंपनी, डिविडेंड इनकम अगर रिसीव हुई है फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, और या फिर आपको रिसीव हुई है फॉरेन कंपनी से। अगर इंडियन कंपनी के केस में बात करूं, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है 10 लाख रुपए से ज्यादा, 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो फिर क्या होगा? जितना ज्यादा आपको 10 लाख से ज्यादा मिला डिविडेंड, उस पे 10% के हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी के केस में डिविडेंड अगर फॉरेन कंपनी से मिला है तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कितना भी अमाउंट अगर आपको मिला है, 10 लाख से कम मिला है, 10 लाख से ज्यादा मिला है, कितना भी मिला हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ, अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अंडर द सॉरी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहला बात हो गई डिविडेंड की। आगे बढ़ते हैं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंक्लूड बोनस ऑन सच पॉलिसी इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। अगर आपको कोई इंश्योरेंस मिला है, अमाउंट मिला है अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के, या कोई बोनस मिला है, अगर वो किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं है तो वो
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी, any winning from lottery, crossword puzzle, race including horse race, card game, other game of any sort or from gambling or battling of any form of nature। अगर आपको कोई विनिंग हुई है किसी लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेस से, हॉर्स रेस से, कार्ड गेम से, ठीक है ना, किसी भी तरह की गैम्बलिंग से, तो वो भी क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। Entire income of winning without any expenditure allowances deduction under section 80C to 80U will be taxable। भाई जितना भी 100% क्या होगा, अगर आपको विनिंग से कोई इनकम मिली है तो वो सारे का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा, उस पर किसी भी तरह से डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। However, expenses related to activity of owning or maintaining a race horse are allowable। मतलब अगर रेस रेस हॉर्स की रेस को ऑर्गेनाइज करते टाइम अगर कोई खर्चा हुआ है ना, वो क्या होगा, उसमें डिडक्शन आपको मिलेगी। जितना भी आपको विनिंग हुई हॉर्स रेस से, माइनस करेंगे उसमें से क्या, जो भी आपका खर्चा हुआ, उसके बाद आप पे क्या लगेगा, टैक्स लग के चलेगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फर्दर सच इनकम इज टैक्सेबल एट अ स्पेसिफाइड रेट 30%। क्या होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के ऊपर कितना जो रेट लगेगा टैक्स का, कितना होगा, 30% प्लस सरचार्जिस एट द रेट, जो सरचार्जिस होंगे, सेस होगा, उस पर क्या लगेगा, प्लस सरचार्जिस लगेंगे, सरचार्जिस प्लस सेस एट द रेट 4%, 4% का इस पे क्या लगेगा, 30% प्लस सरचार्जिस प्लस सेस एट द रेट 4% लग के यहाँ पर चलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, income of the nature referred to in section 2 clause 24 subclause x 10 relating to certain contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under the provision of employee stake insurance act or any other fund for the welfare of employee received by the assessee from his employee in his capacity as an employer will be chargeable to income tax under the head income from other sources if such income is not chargeable to income tax under the head of profit and gain of business profession। However, if the employer deposits such amount on or before due date of deposit applicable for such contribution, he will be allowed a deduction on account of the same। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन मिला है, कंट्रीब्यूशन मिला है किस रिगार्डिंग, प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, किससे, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से। तो जो ये अमाउंट एम्प्लॉयर को मिला है ना, तो इस जो ये होगा, ये टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कंडीशन क्या है, ये इनकम पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आगे बढ़ते हैं। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, if the income by way of interest on security is not chargeable under the head profit and gain of business on profession, अगर कोई इनकम आपको मिली है, किसी असेसी को इनकम मिली है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, तो ये इनकम अगर पीजीबीपी के अंदर अगर टैक्सेबल नहीं हुई, तो ये इनकम कहां टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इट इज चार्जेबल ऑन receipt basis if books of account are maintained on cash basis। However, if book or account on maintained on mercantile system, then interest is taxable on accrual basis। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन हुए हैं, तो ये जो इंटरेस्ट है
इंटरेस्ट जो है ये किस पे टैक्सेबल होगा? रिसिप्ट बेसिस पे, जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। बट अगर आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं मर्सेंटाइल बेसिस पे, मर्सेंटाइल बेसिस पे, तो फिर ये टैक्सेबल होगा एक्रूअल बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे। जब ड्यू होगा तब इस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम हायरिंग ऑफ मशीनरी, सेक्शन 56। इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर बिलोंगिंग, कोई भी मशीनरी, किसी भी प्लांट, किसी भी फर्नीचर से अगर आपको कोई इनकम मिली है, ठीक है ना, और आपने उसको क्या किया था, एंड हायर करने से अगर आपको कोई इनकम आई है, तो वो अगर टैक्सेबल नहीं हुई अंडर दी हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी? अगर ऐसी इनकम पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं हुई, तो फिर ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हायरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विद मशीनरी एक्सेट्रा, hiring out of building with etc where assessee let on hire machinery। भाई अगर किसी assessee ने मशीनरी को किराए पे दे दिया, प्लांट को, फर्नीचर को, या उससे रिलेटेड बिलोंगिंग टू थिंग, एंड ऑल्सो बिल्डिंग एंड द letting of the building is inseparable from letting of said machinery, plant, furniture, the income from such letting is not chargeable to income under the head of profit and gain of business profession। भैया कहना चाह रहा है कि अगर आपने लेट की है किसी बिल्डिंग को, बिल्डिंग को, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है यहां पर, आपने किसी बिल्डिंग को मशीनरी के साथ क्या किया है? लेट आउट कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा? वेयर असेसी लेट ऑन द हायर मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, और जहां पर बिल्डिंग भी थी, बिल्डिंग भी आपने क्या कर दी, मतलब जिस बिल्डिंग के अंदर वो मशीनरी वगैरह लगी हुई थी, आपने उस बिल्डिंग को भी किराए पे दे दिया, तो उस केस में लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग ऑफ सेड मशीनरी। जहां पर मशीनरी, बिल्डिंग जो है मशीनरी से इनसेपरेबल है, तो इस केस में क्या होगा? बिल्डिंग वाली इनकम जो है पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, तो वो कहां टैक्सेबल होगी फिर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू बी ट्रीटेड एज इनकम where company not being a company in which public are substantially interested। जहां पर एक कंपनी जो है, कौन सी कंपनी? not being a company in which public are substantially interested receive any previous year from any person being a resident any consideration। जहां पर एक कंपनी, ये बात कर रहा है किसी अनलिस्टेड कंपनी की, ये किसी अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी पर्सन से क्या करती है, कोई कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर लेती है, और वो कंसिडरेशन जो है शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा है, एग्रीगेशन, एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव फॉर सच शेयर्स हैज एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मान लो शेयर्स की वैल्यू थी 100 रुपए की, कंपनी ने शेयर इशू किया प्रीमियम पे 150 रुपए से, तो इसकी जो वैल्यू थी 100 की, और इसको प्रीमियम पे इशू किया, कितना ज्यादा है? 50, 50 क्या है? प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम का जितना एक्स्ट्रा इनकम कंपनी को आई, ये कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। आगे बात करते हैं। However, this clause not apply where the consideration for issue of share is received। अब ये क्लोज जो है वो कौन कौन सी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता? बाय अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल कंपनी और अ वेंचर कैपिटल फंड। अगर ये शेयर जो है, अगर किसने इशू किए हैं? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने, या फिर किसी कंपनी ने, फ्रॉम अ क्लास ऑफ कंपनी, बाय अ कंपनी फ्रॉम अ क्लास ऑफ कंपनी और क्लासेस ऑफ पर्सन हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो भाई क्या है,
जहां पर कंसिडरेशन किसी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने या फिर किसी क्लास ऑफ कंपनी ने जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं होकर यहाँ पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट where the class of company notified by the central government does not comply on account of fulfillment of condition specified in the notification issue clause 2, then any consideration received for issue of share that exceed the face value of such share shall be deemed to be the income of that company, chargeable to income tax for the previous year in which such failure taken place। भाई इन क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए इनको वैसे तो देखो क्या है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट इनको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। अगर इन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर जिस ईयर के अंदर इन्होंने फेलियर किया है उस ईयर के अंदर इनकी जो ये जितना भी इनको कंसिडरेशन मिला है शेयर इशू करके जो कि फेस वैल्यू से ज्यादा था, मतलब प्रीमियम, तो वो सारे का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर शैल बी वैल्यू हैज में बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द सच मेथड हैज में बी प्रिस्क्राइब्ड has may be sustained by the company to the satisfaction of the assessing officer based on the value on the date of issue of share of its asset including intangible assets being goodwill, know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिस दिन कंपनी ने शेयर इशू किए उस दिन असेसिंग ऑफिसर ने, ठीक है ना, तो भाई जो भी एसेट की, इंटेंजिबल एसेट्स की, गुडविल की, नाउ हाउ की, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो भी शेयर्स की वैल्यू जो बेस थी उस एसेट पे, तो वो जो है उस पे बेस होकर यहाँ पर चलेगी, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट असेसिंग ऑफिसर करके यहाँ पर चलेगा। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन रेफर टू इन क्लोज 145A। भाई कोई भी इनकम, अगर इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी असेसी को इंटरेस्ट इनकम मिली है किस पे, कंपनसेशन के ऊपर या फिर एनहांस कंपनसेशन के ऊपर, उसे अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम मिली है तो वो भी कहां टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर क्या होगी, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेंगे। एडवांस मनी, एडवांस मनी, एडवांस मनी रिसीव any sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of capital assets is chargeable to income tax। भाई कोई भी एडवांस मनी रिसीव हुई है किसी कैपिटल एसेट्स को, कोई नेगोशिएट करते टाइम कोई एडवांस, मतलब कोई कैपिटल एसेट थी असेसी की, वो उसे सेल कर रहा था, उसने डील की और डील पे जो भी एडवांस क्या हुआ मिला, तो वो कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर इफ such sum is forfeited and the negotiation does not result in the transfer of such capital asset। मान लो क्या हुआ, एक असेसी ने, मिस्टर ए ने अपनी कोई बिल्डिंग सेल करने के लिए मिस्टर बी से नेगोशिएशन की, मिस्टर बी ने, इसके बदले में मिस्टर ए ने क्या लिया, 10 लाख रुपए एडवांस ले लिया और इन्होंने क्या किया, डील कैंसिल कर दी और मिस्टर ए ने इस पैसे को फॉरफिट कर लिया, और जो भी ये फॉरफिट किया हुआ पैसा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ये क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। गिफ्ट इनकम, प्लीज रेफर, गिफ्ट के लिए हमें आगे रेफर करेंगे, चार्ट गिफ्ट के लिए अलग से टैक्सेबिलिटी दे रखी है। कंपनसेशन, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, एनी कंपनसेशन या अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। कोई भी कंपनसेशन, कोई भी पेमेंट अगर किसी पर्सन को ड्यू हुई है या रिसीव हुई है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसकी एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन होने की वजह से, या मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स कंडीशन रिलेटिंग देयरटू, इफ सेम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। अगर ये अंडर द हेड ऑफ सैलरी टैक्सेबल नहीं हुआ तो ये कहां टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होकर यहां पर चलेगा इनकम फ्रॉम
टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर ये क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। अब बात करते हैं गिफ्ट की। ये गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी दे रखी है। गिफ्ट, receipt of money या property without consideration or without adequate consideration by the person. The following property are chargeable under the head. भाई the following properties are chargeable under the head income from other sources. other sources बात करते हैं। अगर नेचर ऑफ रिसिप्ट, अगर कोई भी मनी, एनी सम ऑफ मनी whether in cash or by check या डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और एनी मोड, अगर कोई मनी मिली है या तो क्या मिला है, अगर किसी को कोई मनी मिली है, कोई प्रॉपर्टी मिली है, गिफ्ट में मिल गई एक तरह से मान लो, विदाउट कंसिडरेशन। इफ रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम ऑफ मनी एक्सीड 50,000 देन एंटायर अमाउंट टैक्सेबल। अगर आपको गिफ्ट कैश में मिला है 50,000 तक टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो सारे का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। टैक्स्ड इंडिविजुअली और एग्रीगेट, ऑन एग्रीगेट बेसिस मनी रिसीव ऑन डिफरेंट डेट और फ्रॉम डिफरेंट पर्सन टू बी क्लब टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ 50,000। अगर आपको गिफ्ट मिला है अलग अलग लोगों से कैश के अंदर, तो सारे के सारे गिफ्ट को क्लब किया जाएगा। अगर वो 50,000 से ज्यादा बन रहा है तो सारे का सारा अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग अगर आपको एज अ गिफ्ट मिली है, अगर आपको वो रिसीव हुई है विदाउट कंसिडरेशन, इफ द स्टैम्प वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000 रुपीज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब क्या होगा, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू उस प्रॉपर्टी के ऊपर 50,000 से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, सारी की सारी वैल्यू जो है टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगी। तो जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी क्या होकर चलेगी, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगी। टैक्स इंडिविजुअली, ई ट्रांजेक्शन विल बी सेपरेटली असेस, इसमें क्या होगा, हर एक ट्रांजेक्शन को सेपरेटली क्या किया जाएगा, सेपरेटली असेस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको रिसीव हुई है बट उसके बदले में आपने क्या दिया, कंसिडरेशन दिया, बट कंसिडरेशन जो था स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू से कम था, इस केस में क्या होगा, द फाइनेंस एक्ट 2018 प्रोवाइड दैट वेयर एनी पर्सन रिसीव इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन any immovable property has exceed such consideration if the amount of such excess is more than the higher of the following amount, namely the amount of 50,000 rupees or the amount equal to 10% of the consideration। भाई क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन ने रिसीव की है, ठीक है ना, कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन ने रिसीव की गई है और उसके बदले में उसने कंसिडरेशन दिया है, अगर उसने कंसिडरेशन जो दिया है 50,000 से ज्यादा दिया है या फिर 50,000 से ज्यादा दिया है और जो कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन जो है टोटल कंसिडरेशन का 10% है, तो वो सारे का सारा क्या होगा, इन दोनों में से जो हायर होगा, है ना, वो क्या होके यहाँ पर चलेगा, टैक्सेबल होके यहाँ पर चलेगा, टैक्सेबल होके यहाँ पर चलेगा। द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि टैक्सेबल क्या कब होगा, कि भाई जब आपने कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा या फिर टोटल कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा अगर पे किया है, टोटल वैल्यू का 10% से ज्यादा अगर पे किया है,
तो जिनमें से जोन सा ज्यादा होगा वो क्या होगा, टैक्सेबिलिटी होके यहाँ पर चलेगी। और क्या टैक्सेबल होगा, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड कंसिडरेशन शैल बी टैक्स हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू माइनस जितना आपने कंसिडरेशन पे किया, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टैक्स इंडिविजुअली, ईच ट्रांजेक्शन विल बी सेपरेटली टैक्स। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टीज की। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से अदर देन कोई भी प्रॉपर्टी अगर रिसीव हुई है विदाउट कंसिडरेशन, अगर वैल्यू ऑफ जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की 50,000 से ज्यादा है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, टैक्सेबल होकर यहां पर चलेगी। एग्रीगेट बेसिस पे देखेंगे, टैक्स ऑन एग्रीगेट बेसिस, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव ऑन डिफरेंट डेट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन टू बी क्लब्ड टू अराइव एट अमाउंट ऑफ 50%। अलग अलग लोगों से जो भी आपको प्रॉपर्टी मिली उसकी टोटल इनकम को क्लब करके अगर आपकी वो वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा बन रही है ना, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा बन रही है तो वो क्या होगी, टैक्सेबल होके यहाँ पर चलेगी। और टैक्सेबल कौन से हेड में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आगे बढ़ते हैं। एनी पर्सन, एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। भाई मान लो किसी मूवेबल कार की वैल्यू जो थी मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए की थी, बट आपको 5 लाख रुपए में मिल गई। ये भी एक तरह से गिफ्ट ही माने जाएगा इसको भी, कि भाई अगर आपको कम पैसों में मिली ये भी एक तरह से गिफ्ट होगा। तो इसमें if the receive for such consideration which is less than the aggregate fair value of property by amount, अगर क्या है जो भी आपने कंसिडरेशन पे किया है वो लेस देन है फेयर मार्केट वैल्यू से और एक्सीड करता है अगर 50,000 से ज्यादा, तो जितना भी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी हैज एक्सीड सच कंसिडरेशन, तो क्या होगा, टैक्सेबल हो गया पर चलेगा। जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू मतलब जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन जो आपने पे किया अगर फेयर मार्केट वैल्यू में से उस कंसिडरेशन को माइनस कर दे तो जो भी अमाउंट आएगा वो सारे का सारा क्या होगा, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो गया पर चलेगा। वो क्या होके चलेगा, टैक्सेबल हो गया पर चलेगा। आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप काट भी सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सक्लूजन जो है ये बात करते हैं। जो ये प्रोविजन है जो हमने ऊपर प्रोविजन पढ़े, ये गिफ्ट वाले, गिफ्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम ऑफ मनी, अगर आपको किसी रिलेटिव से या फिर आपको किसी अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला है तब ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अगर आपको अपनी शादी पे, है ना, कि अगर शादी पे अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, अगर आपको कोई जो प्रॉपर्टी मिली है वो विल अंडर विल मिली है या इनहेरिटेंस मिली है, या फिर आपकी डेथ होने की वजह से, मतलब क्या हो गया, फादर की डेथ होने की वजह से या एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको वो क्या मिली है, प्रॉपर्टी मिली है, या किसी लोकल अथॉरिटी से आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, किसी फंड से, ग्रांट से मिली है, और किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से मिली है ना। तो अगर इन इन लोगों से, इन पर्सन से आपको कोई प्रॉपर्टी या फिर कैश एज अ गिफ्ट मिला है तो उस केस में जो ये प्रोविजन है जो हमने ऊपर बात की गिफ्ट वाले, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये एप्लीकेबल नहीं होके यहाँ पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस वैल्यू डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टी के अंदर आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, ये सारे का सारा किस में आता है,
प्रॉपर्टी के अंदर आके यहाँ पर चलता है। रिलेटिव क्या होते हैं? रिलेटिव की डेफिनेशन, रिलेटिव मतलब रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ spouse of the individual, brother or sister of either of parents of the individual, any lineage ascendant or descendant of the individual, any lineage ascendant or descendant of the spouse of the individual। तो ये क्या होते हैं? रिलेटिव की डेफिनेशन में आके यहाँ पर, रिलेटिव की डेफिनेशन में आके यहाँ पर चलते हैं। अब बात करते हैं आगे कैजुअल इनकम, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज IB। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम क्या होती है? कैजुअल इनकम इंक्लूड इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, बैटिंग ऑफ एनी नेचर, कार्ड गेम, गेम शो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट। कैजुअल इनकम जो होती है, अगर आपने कोई इनकम लॉटरी से जीती है, कोई क्रॉसवर्ड पजल, किसी रेस से, हॉर्स रेस से, किसी गैम्बलिंग से, किसी कार्ड गेम से, किसी गेम शो से, तो ये सारी की सारी कैजुअल इनकम में आके यहाँ पर चलती है। ऑल दीज इनकम आर चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारी की सारी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या होती है? टैक्सेबल होके यहाँ पर चलती है। हाउएवर फॉलोइंग इनकम आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन कौन सी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल नहीं होती? पहला, लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने लॉटरी की टिकट को बेचने के लिए रखा हुआ है तो वो क्या है? आपका बिजनेस है, आप लॉटरी का बिजनेस कर रहे हो। तो ये वाली इनकम जो है, अगर आप लॉटरी बेचते हो, ठीक है ना, तो उसको प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में क्या करेंगे? ट्रांसफर करके यहाँ पर चलेंगे, ये वहां पे टैक्सेबल होगी। इनकम ऑफ जोकी, इनकम ऑफ जोकी फ्रॉम सच प्रोफेशन इज नॉट ट्रीटेड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। जोकी की इनकम ये प्रोफेशन इनकम है, तो ये पीजीबीपी के अंदर ट्रीट होती है, इसको विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं कहेंगे। विनिंग फ्रॉम मोटर कार्ड रैली, winning from motor car rally is a return for skills and effort and cannot be treated as casual income। इसको नॉर्मल इनकम की तरह क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। नो डिडक्शन एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम। भाई कैजुअल इनकम के अंदर कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जम्पशन क्या नहीं होती? अलाउ नहीं होती। सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 ऑल्सो नो डिडक्शन कैन बी क्लेम फ्रॉम इनकम even if such expenditure is incurred exclusively or wholly for earning such income। Further deduction under section 80C 80U is not available from such income। तो डिडक्शन जो है अवेलेबल नहीं हो, यहाँ पर चलते। Example of income that will be taxable under the heads of other sources। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं जो इनकम जो है अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगी। इफ एनी इनकम इज नाइदर कवर्ड बाय फोरहेड, फोरहेड कौन से? सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई भी इनकम उन हेड्स के अंदर फॉल नहीं करती तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और इसमें कौन कौन सी इनकम आती है? इसके अंदर आती है any fees commission received by employee from person other than his employer। अगर कोई भी फीस या कमीशन किसी एम्प्लॉय ने किसी पर्सन से अदर देन एम्प्लॉयर से रिसीव किया है तो वो सारे का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर होकर यहाँ पर चलता है। एनी एन्यूटी रिसीव्ड अंडर विल, कोई भी एन्यूटी रिसीव हुई है अंडर विल, इट डज नॉट इंक्लूड एन्यूटी रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। All interest other than interest on security, interest on bank deposit, interest on loan, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को छोड़ के जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो सारे का सारा कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम ऑफ टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ होल और पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो भी कहाँ होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय टीचर और लॉयर फ्रॉम डूइंग एग्जामिनेशन वर्क, इनकम ऑफ रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस,
rent of land not appertinent to any building, agriculture income from land situated outside India, income from market ferry fisheries, income from leasehold property, remuneration received for writing article in journals, income from undisclosed source. ये सारी की सारी इनकम जो है, ये ऊपर जो दे रखी है, ये सारी इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर. Interest income by employee on his own contribution to unrecognized provident fund, casual income, salary of member of parliament, member of legislative assembly or council, interest received on security of cooperative society, gratuity received by director who is not an employee of the company, director commission for giving guarantee to bank, director is commission for underwriting share of a new company. तो ये सारी की सारी जो इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या होती है? कवर होके यहाँ पर चलती है. इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन की बात करते हैं. फैमिली पेंशन इज अ रेगुलर अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू फैमिली मेंबर ऑफ अ डिसीज एम्प्लॉय. अगर कोई एम्प्लॉय मर गया, उसके फैमिली मेंबर को, उसकी वाइफ को, बच्चे को कोई भी पेंशन मिल रही है, ठीक है ना, रेगुलर पेंशन मिल रही है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. Income by way of family pension is eligible for standard deduction under section 57, which is either one third of such pension or rupees 15,000, whichever is lower. फैमिली पेंशन के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है. फैमिली पेंशन में क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलती है, बात करते हैं. पहला, वन थर्ड ऑफ सच पेंशन, वन थर्ड ऑफ सच पेंशन, या फिर रुपीज 15,000, विच एवर इज लोअर. इनमें से क्या है? जोन सा भी लोअर होगा उस पे क्या मिलेगी आपको? डिडक्शन मिलकर यहाँ पर चलेगी. Above standard deduction from family pension is not applicable. Assessee opting for section 115 BAC. अब section 115 BAC क्या है? ये क्या है? कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स. कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स जो हमने हर एक चैप्टर में पढ़ा है. फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो या चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हियर हैज द केस मे बी ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स including parliamentary force of the union where the death of such member has occurred in the course of operational duty, if such circumstances and subject to such condition has may be prescribed, shall be exempt from tax under section 10. अगर किसी फैमिली पेंशन मिल रही है किसी आर्म फोर्स के विडो को, उसके बच्चों को, उसके किसी लीगल हायर को, अगर उसकी डेथ हो गई है ड्यूरिंग द ड्यूटी, तो उसके जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट होगा टोटल. Further, income by way of family pension received as family pension of individual who has been in the service of center state government and has been awarded Paramveer Chakra or Mahavir Chakra or Veer Chakra of such gallantry award has may be notified also exempt under section 10. इसमें भी क्या लगेगा? Exemption मिलके यहाँ पर चलेगी. आगे बढ़ते हैं. Taxation of dividend. Most important. टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं. अप टू असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ शेयर होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी, देन ही शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन डिविडेंड हैज इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 ऑफ द एक्ट. भाई असेसमेंट ईयर 20-21 तक अगर कोई भी पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर किसी इंडियन कंपनी से क्या ले रहा था? डिविडेंड ले रहा था, तो वो पूरा एग्जम्प्ट था. लेकिन however in such case the domestic company is liable to pay dividend distribution tax under section 115O the finance act 2020 has finance act 2020
has abolished the dividend distribution tax and moved to the classical system of taxation wherein dividend are taxed in the hands of investor. अब क्या है नया प्रोविजन वो बात करते हैं. Therefore, the provision of section 1150 shall not be applicable if dividend is distributed on or after 1 अप्रैल 2020. पहले क्या होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था. बट अभी क्या है, अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वहां पर क्या होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्स यहाँ पर नहीं चलेगा. Thus, if dividend is distributed on or after 1/4/2020, the domestic company shall not be liable to pay dividend distribution tax, and consequently, shareholders shall be liable to pay tax on such dividend income. As dividend would now be taxable in the hands of shareholder. पहले क्या होता था, शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से अगर उसको मिलता था वो एग्जम्प्ट होता था. क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था. बट कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था. बट अब क्या है, ये अबोलिश कर दिया गया है. अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या लगेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर होल्डर के हाथ में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा अगर उसे डिविडेंड मिलता है तो, है ना. तो अब क्या है, प्रोविजन चेंज हो गया है. डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2(22). The term dividend is ordinarily used to refer to any distribution made by company to shareholder out of profit in proportion to the number of shares held by the shareholder concerned in the company. Apart from that dividend paid by a company to its shareholder, the definition of dividend include deemed dividend as laid down under section 2(22) of the Act, which is inclusive but not exhaustive. According to the following, payment or distribution made by a company to shareholder are deemed as dividend to the extent of accumulated profit of the company, whether capitalized or not. That is, bonus share issue is the capitalization of profit. It may be noted that these payment may not be covered as dividend under the Companies Act. भाई कहना चाह रहा है यहाँ पर, डिविडेंड के अंदर क्या इंक्लूड होता है, डीम्ड डिविडेंड इंक्लूड होकर यहाँ पर चलता है. अब डीम्ड डिविडेंड किस किस को मानेंगे, किस किस पेमेंट्स को डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, वो बात करके यहाँ पर चलते हैं. इट मे बी नोटेड दैट दीज पेमेंट मे नॉट बी कवर्ड एज डिविडेंड अंडर द कंपनीज एक्ट. भाई जो ये पेमेंट है, ये कुछ पेमेंट है, ये डिविडेंड में कवर नहीं होती. एनी डिस्ट्रीब्यूशन इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन एंटेल द रिलीज ऑफ ऑल और any part of asset of the company, such accumulated profit or distribution in cash or in kind, if distributed, if in kind distribution, the market value of asset shall be deemed to be dividend in the hands of shareholder. But deemed dividend क्या है, कुछ payments है, payments जिनको मानेंगे deemed dividends, deemed dividends. अब ये payment है, अगर कोई asset को realize करके उसका distribution किया गया है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अगर किसी शेयर होल्डर को एसेट दी गई है काइंड्स के अंदर, ठीक है ना, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा. एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म, वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट टू द इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर to the preference shareholder, however bonus share allotted to equity shareholder does not amount to deemed dividend. अगर क्या है, कोई डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया है, या बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर को, ना कि इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर को अगर क्या किया है, बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर को इशू किया गया है, तो उस केस में क्या होगा, उसको भी डीम्ड डिविडेंड माने जाएगा. एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, उसको भी क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड मान के यहाँ पर चलेंगे. अगर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लिक्विडेट, कंपनी लिक्विडेशन के अंदर चली गई, अगर कंपनी को कोई शेयर होल्डर को कोई डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, तो उसको भी क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड मान के यहाँ पर चलेंगे. एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, भाई कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन मिला, कंपनी ने दिया है शेयर होल्डर को, तो उसको क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड मानेंगे. डीम्ड डिविडेंड अंडर क्लोज सी एंड डी डज नॉट इंक्लूड, अब इनमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता. एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल कैश कंसिडरेशन where shareholder is not entitled to participate in the surplus asset in the event of liquidation. भाई क्या है, अगर
कंपनी ने शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के केस में या रिडक्शन ऑफ कैपिटल के केस में अगर कोई कंसिडरेशन दिया है जहां पर शेयर होल्डर एंटाइटल नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना, तो उसे क्या नहीं मानेंगे, उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। एनी पेमेंट मेड बाय कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट इज ऑन शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77A। यहाँ पे बात कर रही है कि यहाँ पे बात कर रही है बायबैक का, बायबैक की बात हो रही है यहाँ पे, बायबैक के केस में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ डीमर्जर बाय रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी, तो उसको भी डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। एनी पेमेंट इन फॉर्म ऑफ लोन एडवांस टू एक्सटेंड ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट, कोई भी फॉर्म में पेमेंट थी, लोन की फॉर्म में थी, एडवांस की फॉर्म में थी, टू द एक्सटेंड ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट मेड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है ना, तो उसको भी क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। किसको दिया गया है, शेयर होल्डर को दिया गया है, हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट इन द कंपनी, टू एनी कंसर्न HUF firm, AOP, BOI company in which the share is member, a partner and in which he has a substantial interest, 20% voting right or share of profit, any person on behalf of such shareholder। तो अगर किसी कंपनी ने, किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी पेमेंट की है किसी अकोमुलेटेड प्रॉफिट की, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ एडवांस, इन फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये पेमेंट हुई है इन लोगों को तो उसको भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, उसको भी क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। क्लियर है। अब डीम्ड डिविडेंड के अंदर क्या क्या नहीं आता, डीम्ड डिविडेंड के अंदर क्या क्या नहीं आता। डीम्ड डिविडेंड अंडर क्लोज डज नॉट इंक्लूड एनी डिविडेंड पेड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ बाय द कंपनी against the whole or any part of sum previously paid by it to or treated as dividend within the meaning of subsection subclause E to the extent of which is so set off any dividend paid by the company। भाई कोई भी डिविडेंड कंपनी ने पे किया है, अगर वो कंपनी ने सेट ऑफ कर लिया है against the whole or any part of any sum previously paid by it और उसको डिविडेंड मान लिया गया, अगर कोई कंपनी ने पहले एडवांस में डिविडेंड पे कर रखा था, अगर उस एडवांस डिविडेंड को सेट ऑफ करने के लिए कोई अमाउंट था तो उसको डिविडेंड में, डीम्ड डिविडेंड के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एनी ट्रेड एडवांस इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी फॉल विद द एम्बिट ऑफ एडवांस। इन केस ऑफ अमलगमेटेड कंपनी अकोमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस शैल बी इंक्रीज बाय द अकोमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, ये भी क्या होगा, डिविडेंड में कवर नहीं होगा, डीम्ड डिविडेंड के अंदर कवर नहीं होगा। अब क्या है, बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या है, बात करते हैं। द डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। Domestic companies shall not liable to pay dividend distribution tax on dividend distributed to shareholder on or after 1st April 2020. However, domestic companies shall be liable to deduct tax under section 194 as per section 194 which shall be applicable to dividend distribution declared or paid on or after 1/4/2020. An Indian company shall deduct tax at the rate of 10% फ्रॉम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेजिडेंशियल शेयर होल्डर। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी किसी शेयर होल्डर को क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो क्या होगा, उसके अमाउंट पे 10% जो है कंपनी टैक्स को क्या करेगी, डिडक्ट करेगी। इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5000, अगर क्या है, जो डिविडेंड है शेयर होल्डर को फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे किया है वो 5000 से अगर जाता है। However, no tax shall be required to be deducted from dividend paid or payable to Life Insurance Corporation
of India, General Insurance Corporation of India, any such other insurer in respect of any share owned by it. अगर कोई डिविडेंड LIC को, GIC को या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है तो उस केस में डिविडेंड जो है, जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स है, कंपनी डिडक्ट नहीं करेगी। अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। टैक्सेबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। Section 10 clause 34 which provide an exemption to shareholder in respect of dividend income is withdrawn from assessment year 2020-20, assessment year 2020-21. Dividend received during the financial year 2020-21 and onward shall now be taxable in the hands of shareholder. Consequently, section 115BBDA which provide for taxability of dividend in excess of 10 lakh has no relevance, as the entire amount of dividend shall be taxable in the hands of shareholder. The taxability of dividend and the tax rate thereon shall be depend upon the many factor like residential status of shareholder, relevant। भाई अगर कोई शेयर होल्डर है अगर 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो सारे का सारा जो अमाउंट है वो क्या होके चलेगा, उसके हैंड में टैक्सेबल होके यहाँ पर चलेगा। ये बात करते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ रेजिडेंशियल शेयर होल्डर। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल शेयर होल्डर की। पर्सन कैन डील इन सिक्योरिटी आइदर एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। द इनकम अर्न्ड बाय हिम फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ बिजनेस इनकम। कोई स्टॉक ब्रोकर है, वो तो उसका बिजनेस है ना ट्रेडिंग करना, अगर उसको कोई डिविडेंड की फॉर्म में इनकम मिली है तो वो क्या होगा, अंडर द हेड ऑफ बिजनेस इनकम क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। If shares are held for trading purpose, then the dividend income shall be taxable under the head of business and profession. Whereas if shares are held as an investment, then income rise for nature of dividend shall be taxable under the head of income from other sources. The income taxable under the head PGBP is computed in accordance with the method of accounting regularly followed by the assessee. For the purpose of computation of business income, a taxpayer can follow either mercantile system of accounting system या फिर cash system of accounting. However, the method of accounting employed by the assessee does not affect the basis of charge of dividend as per section 8 of the act. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो एज अ ब्रोकर, आपका बिजनेस है, तो फिर जो आपको डिविडेंड मिला तो कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से पैसा लगा रखा है तो फिर वह कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस। आगे बात करते हैं डिविडेंड फ्रॉम डिडक्शन फ्रॉम डिविडेंड इनकम। डिडक्शन फ्रॉम डिविडेंड इनकम वेयर डिविडेंड इज असेसेबल टू द टैक्स एज बिजनेस इनकम, जहां पर डिविडेंड को एज अ बिजनेस इनकम माना गया है। Assessee can claim deduction of all those expenditure which has been incurred to earn that dividend income, such as collection charges, interest on loan, etc. Whereas if dividend is taxable under the head other than other sources, the assessee can claim deduction of and only interest expenditure which has been incurred to earn that dividend income to the extent of 20% of the total dividend income. भाई क्या है, अगर पीजीबीपी की मैं बात करूं, अगर आपकी जो डिविडेंड है पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल है तो फिर आप उसमें क्या क्या डिडक्शन लोगे, जो भी आपने खर्चा किया कलेक्शन करने के लिए डिविडेंड को, और दूसरा जो भी इंटरेस्ट पे किया उसकी आपको क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। अगर आपका डिविडेंड जो है टैक्सेबल हो रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, फिर आपको इंटरेस्ट की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, और कितनी मिलेगी, 20% of the dividend income, 20% of the dividend income। आगे बढ़ते हैं। Tax rate on dividend income. The dividend income shall be chargeable to the tax at the normal rate as applicable in case of assessee, except where a residential individual being employee of the Indian company or its subsidiary company engaged in the information technology, entertainment, pharmaceutical, biotechnology industry receive dividend in respect of GDR issued by such company under the employee stock option scheme. In such case, dividend shall be taxable on concessional rate of 10%. वैसे तो क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, बट अगर आपको डिविडेंड मिला है किसी कंपनी से जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है
कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, कोई बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, अगर इन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है तो फिर आपको कंसेशनल रेट पे टैक्स लगेगा। कितने परसेंट पे लगेगा? 10% के हिसाब से लग के यहाँ पर चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, 10% के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर है? टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर इंक्लूडिंग पीएफआई। नॉन रेजिडेंट के केस में a non-resident generally invest in India either directly as a private equity investor or as a foreign portfolio investor. A non-resident person can also be a promoter of Indian company. A non-resident person generally holds share of Indian company, has an investment, and therefore any income derived by way of dividend is taxable under the head of income from other sources, except where such income is attributable to the permanent establishment of such law. तो वो क्या होगी? जो भी इनकम एक फॉरेन इन्वेस्टर क्या करता है, मिलती है उसे, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होगी? टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगी। क्लियर है? टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इनकम। नॉन रेजिडेंट की डिविडेंड इनकम पर टैक्स रेट क्या होगा? जो टैक्स रेट होगा वो 20% होगा, और उस 20% में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई किसी तरह से कोई वो नहीं मिल के यहाँ पर चलेगी। हाउएवर डिविडेंड इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, अगर किसी डिविडेंड इनकम मिली है, अगर किसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से डिविडेंड इनकम मिली है, तो फिर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 10% पे करना पड़ेगा एक नॉन रेजिडेंट को। तो ये बात हो यहाँ पर चलती है। आगे बढ़ते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव करती है, the provision of section 80M remove the cascading effect by providing intercorporate dividend shall be reduced from the total income of company receiving the dividend if sum is further distributed to shareholder one more month prior to the due date of the filing of return. भाई क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या करती है? डिविडेंड रिसीव करती है, ठीक है ना, तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा कंपनी की टोटल इनकम में से। कंपनी की टोटल इनकम में से रिसीविंग द कंपनी इफ फर्दर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अगर उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। डोमेस्टिक company receive dividend from the foreign company. Dividend received by domestic company from foreign company in which such domestic company has 26% or more equity shareholding is taxable at the rate of 15% plus surcharges and health and education cess under section 115 BBD. Such tax shall be computed on the gross basis without allowing deduction for any expenditure. Dividend received by a domestic company from a foreign company in which equity shareholding of domestic company is less than 26% taxable at the rate of, अगर 26% या उससे ज्यादा है तो फिर आपके ऊपर 15% प्लस सेस लग के यहाँ पर चलेगा, सरचार्ज एंड सेस। लेकिन अगर अगर जो आपका परसेंटेज है, जो आपके होल्डिंग है वो 26% से कम है, 26% से, तो फिर आपके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लग के यहाँ पर चलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लग के यहाँ पर चलेगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। अभी के लिए इसमें इतना ही है, और हमारा चैप्टर ये नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।